अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 35 लाख से भी ज्यादा फाइल्स अब रिलीज कर दिए हैं। इन नए फाइल्स ने दुनिया भर में कई और जाने माने लोगों का पोल खोल दिया है, उनका सच उजागर कर दिया है। हमने देशभक्त में आपको पहले ही बताया था जेफरी एप्स्टीन की कहानी, उनका एप्स्टीन आइलैंड में बड़े बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज का आना जाना, अमेरिकन पॉलिटिक्स का घिनौना सच और क्यों यह दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में आज गिना जाता है। लेकिन अब अमेरिका ही नहीं, यूके, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, यहां तक कि भारत से भी कई दिग्गजों के नाम इन फाइल्स में सामने आए हैं, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से लेकर बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम शामिल है। भारतीय मूल के अमेरिकन ऑथर दीपक चोपड़ा का भी नाम कई बार इन फाइल्स में सामने आया है। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर देते हैं, इन फाइल्स में सिर्फ नाम आने से कोई जुर्म साबित नहीं होता है। लेकिन अगर इन फाइल्स की मान्यता कोर्ट में नहीं है तो फिर दुनिया भर में ताकतवर लोग अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, अपना पक्ष सामने क्यों रख रहे हैं, यहां तक कि सरकारी पदों पर बैठे लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स इस बात को साबित करता है कि पॉलिटिक्स के तार कैसे और कहां कहां जुड़े हैं, नेटवर्किंग और फिक्सिंग कैसे होती है, हाई लेवल ब्लैकमेल क्या होता है और कुछ लोगों की दरिंदगी की कोई सीमा नहीं होती है। कोर्ट ना सही, बहुतों को, पब्लिक को जवाब जरूर देना पड़ रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक शक्तिशाली और वेल कनेक्टेड बिलियनियर इन्वेस्टर थे, लेकिन 2005 से ही उन पर नाबालिग लड़कियों का शोषण और ट्रैफिकिंग का इल्जाम लगते आया है। अपने कनेक्शंस की वजह से 2008 में कन्विक्ट होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 13 महीने ही जेल में काटे। लेकिन 2019 में जब नए केसेस और ज्यादा केसेस, चौंका देने वाले केसेस सामने आए तो उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही उनकी लाश प्रिजन सेल में मिलती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने सुइसाइड बोलकर मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन लोगों के मन में शक और सवाल बढ़ने लगा। वो मरा या मारा गया? मोसाद से उसके तार जुड़े थे या नहीं? उनकी पत्नी का इस सब में क्या रोल था? क्या वो अमेरिका के पॉलिटिकल क्लास को ब्लैकमेल कर रहे थे, और अगर हां तो किसके कहने पर? इन्वेस्टिगेटर्स ने एप्स्टीन से जुड़े लाखों दस्तावेजों को स्टडी किया। वो खुद ही अपने और अपने दोस्तों के काले करतूतों की डिटेल्ड फाइल्स मेंटेन करते थे। ये फाइल्स इतने चौंका देने वाले थे, इतने घिनौने थे कि उसे पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया। बीते कुछ सालों में ट्रंप खुद ही इन फाइल्स को रिलीज करने का वायदा करते आया है। उनका कहना था कि इस फाइल में, एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट में, लिबरल्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स हैं। लेकिन व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद उन्होंने पूरा 1 साल लगा दिया इन फाइल्स को और भी ज्यादा गहरा दफनाने के लिए। फाइनली यूएस कांग्रेस ने प्रेशर में आकर नवंबर में एप्स्टीन फाइल का फुल डिस्क्लोजर एक लीगल मैंडेट बना दिया। बाकायदा एक बिल पास होता है जिससे इन फाइल्स को रिलीज करना लॉ बन जाता है। अब ये फाइल्स रिलीज हो रही हैं और इसमें बहुत सारे नाम आए हैं, कुछ नाम भारतीयों के भी सामने आए हैं। इन नामों की चुप्पी इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर और रहस्यमय बना देती है। इस पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले द ग्लोबल फॉलआउट। एप्स्टीन फाइल से जुड़े नए खुलासों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे दुनिया भर में अलग अलग देशों के नेता टाइप लोग इसमें पाए गए हैं, जुड़े पाए गए हैं, और इसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल कनेक्शंस बनते हैं। वो कहते हैं ना, हमाम में सब। एप्स्टीन के हमाम में सबसे ज्यादा तो ट्रंप के कपड़े उतरे थे। पहले फाइल्स ने खुलासा किया था कि कैसे ट्रंप झूठ बोल रहे थे, कैसे वो एप्स्टीन को अच्छी तरीके से जानते थे, उनके खास मित्र थे। ट्रंप पर प्रेशर भी खूब आया था, लेकिन अब लग रहा है वो इंपीचमेंट से फिर से बच गए। नए डॉक्यूमेंट्स में जो खुलासे हुए हैं उससे दबाव अब ज्यादा यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर आ रहा है। उनके रेजिग्नेशन की बात तक चल रही है। दरअसल स्टारमर ने कुछ महीने पहले पीटर मेंडलसन नामक एक शख्स को अपना यूएस एम्बेसडर बनाकर अमेरिका भेजा। उस वक्त ही मेंडलसन के एप्स्टीन के साथ संबंध मीडिया में पब्लिक हो चुके थे, वो अंडर क्लाउड और डाउट आ चुका था, लेकिन फिर भी मेंडलसन को ही यूएस भेजा गया। आज नए फाइल्स बाहर आने के बाद उन पर जो शक था वो यकीन में बदल चुका है। नए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्स्टीन ने मेंडलसन को डोनेशंस दिए थे, जिसके बदले उन्होंने यूके गवर्नमेंट के बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एप्स्टीन को सप्लाई की थी। इन खुलासों के बाद मेंडलसन को उसके पद से तो हटा दिया गया है, लेकिन हो सकता है उनका करियर अब जेल की सलाखों के पीछे ही खत्म हो। मेंडलसन के अलावा स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वीनी का जजमेंट पर भी सवाल आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये जो एम्बेसडर चुनने का ये जो सुझाव है, ये मैक्स्वीनी ने दिया था।
ये कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद ये सुझाव आया था। अब सवाल ये उठता है कि कौन से प्रेशर में आकर मैक्स्वीनी ने ये काम किया था, इस पद में उनको भेजना क्या जरूरी था। अब ये सारे जो सवाल खड़े हुए हैं, इससे पहले कि ऑपोजिशन उनको धर दबोचे, जहां ऑपोजिशन काम करता है इंग्लैंड में, उससे ज्यादा धर दबोचे उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन स्टारमर पर अभी भी प्रेशर खत्म नहीं हुआ है, सवाल उन पर भी आ रहा है, उनके निगरानी में यह सारा कांड हुआ है। यूरोप में नए फाइल्स का सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है वो है नॉर्वे, जहां क्राउन प्रिंसेस मेटे मैरिट खुद ही सवालों के घेरे में आ गई हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे 2011 से 2014 के बीच में वो सालों तक एप्स्टीन के संपर्क में रही थी। अनसील्ड फाइल्स में दिखाया जाता है कि उनका नाम 1000 बार मेंशन किया गया है। फिर नॉर्वेजियन डिप्लोमेटिक कपल टर्जे रॉड लार्सन और मोना जूल के बच्चे, उन्हें एप्स्टीन अपने विल में $10 मिलियन देने वाले थे, और वो भी एप्स्टीन ने ये विल मरने से ठीक 2 दिन पहले उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये अपने आप में काफी स्कैंडलस और काफी सस्पिशियस है। एक और फॉर्मर नॉर्वेजियन डिप्लोमेट बॉर्ज ब्रेंड, जो आज के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंचार्ज भी हैं, उनका नाम भी इन नए फाइल्स में शामिल है। 100 से ज्यादा टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल सामने आए हैं जिसमें एप्स्टीन के साथ कम से कम 3 मीटिंग्स की बात शामिल है। अब रिव्यू ये चल रहा है कि उन्होंने WEF बोर्ड को क्या एप्स्टीन के साथ जो कनेक्शंस हैं उसके चलते क्या इंफॉर्मेशन आदान प्रदान हुआ है। अब अपने बचाव में तो भाई साहब कह रहे हैं कि उन्हें एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन याद रखिए, एप्स्टीन 2008 में एक नोन एंड कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर थे, तो आज वहां हो या भारत के जो नेता हैं, वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं। स्वीडन में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के प्रेसिडेंट जोआना रूबिन्स्टन, इन्होंने नए फाइल्स के आने के बाद खुद ही रिजाइन कर दिया है। अब रिकॉर्ड्स में पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एप्स्टीन के कैरिबियन वाले प्राइवेट आइलैंड पर गई थी। फिर फ्रांस के लेमोंड अखबार ने भी फिलहाल फ्रेंच सेलिब्रिटीज और एप्स्टीन के बीच में लिंक्स को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। इसमें 84 साल के पूर्व मंत्री जैक लैंग भी शामिल है। उनके केस में एप्स्टीन के साथ उनके प्लेन्स और विलास के लोन्स हैं। वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी के लिंक्स भी शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी और यूएई के बड़े बड़े नाम भी इन फाइल्स में बार बार मेंशन किए गए हैं, लेकिन वहां तो ऐसी बातों का कोई मतलब है नहीं। सबको पता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन तो होगा नहीं, उनके खिलाफ कोई चार्ज तो लगेगा नहीं, और इसके बारे में कोई वहां लिखेगा भी नहीं। आफ्टर ऑल वो भारत और अमेरिका कहता है डेमोक्रेटिक देश थोड़ा ही ना है। और यही आता है एप्स्टीन फाइल का दूसरा सबसे चौंका देने वाला एलिमेंट, और वो है कि कैसे डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का मजाक बनाया जाता है। पहले यूएसए की बात कर लेते हैं, जो अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी, अपने आप को ठेकेदार समझता है, रूल ऑफ लॉ की मिसाल देता है पूरी दुनिया को। लेकिन आज ट्रंप का नाम इतनी बार फाइल्स में आ चुका है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद एप्स्टीन साबित हो चुका है, बच्चियों के साथ आपत्तिजनक फोटोज सामने आ चुकी हैं, लेकिन आज भी वो इम्यूनिटी से ऑपरेट करते हैं। दुनिया को धमकी दे रहे हैं, आज ग्रीनलैंड खा जाऊंगा, कल ये देश खा जाऊंगा। चौंका देने वाली बात यह है कि ट्रंप और ट्रंप की पत्नी और इनका जो रिजॉर्ट है मारागलो, ये जो क्लब है, इसका नाम करीबन 40,000 बार नए डॉक्यूमेंट्स में आता है। लेकिन प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने वाली जो लाइंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेसी में जो चेक्स एंड बैलेंस है, वो तो कब की खत्म हो चुकी है। और सच बताएं तो अमेरिका की जो पब्लिक है, उनको भी ट्रंप के ये मॉरल डेप्रिविटी, क्रिमिनल फ्लॉज के से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी कहते हैं सब चंगासी है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नए खुलासे हैं, ये ट्रंप का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। लेकिन उनके खास दोस्त, उनका क्या? वो तो प्रेसिडेंट नहीं है। जैसे फॉर्मर एडवाइजर स्टीव बैनन, जो एप्स्टीन के घनिष्ठ मित्र भी थे, वो भी ऐसा लग रहा है मानो इन क्रिटिसिज्म से अब इम्यून हो चुके हैं। यूएस में सबसे हाई प्रोफाइल फिगर जिससे एप्स्टीन की दोस्ती सच में महंगी पड़ रही है, वो फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी समर्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वन टाइम प्रेसिडेंट। अब पिछले साल खुलासों के बाद उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया था। ईमेल्स में उन्हें सेक्सिस्ट रिमार्क्स और एप्स्टीन से रोमांटिक एडवाइस मांगते हुए पकड़ा गया। लेकिन उनके अलावा बाकी जो लोग हैं, जैसे बिल गेट्स है, नोआम चॉम्स्की है, मार्क जकरबर्ग है, इन सब का नाम, इन सब के तस्वीर सामने आने के बाद भी कोई खास आलोचना तक तो हुई नहीं है।
हमारे अपने इंडियन ओरिजिन के न्यू एज गुरु दीपक चोपड़ा एप्स्टीन के साथ चैट्स में गॉड यानी भगवान को कॉन्स्ट्रक्ट बताकर क्यूट गर्ल्स को रियलिटी बताते हैं, यह डिस्कशन चल रहा है। हार्पर कॉलिंस के मुताबिक चोपड़ा ईस्टर्न फिलॉसफी के सबसे प्रमुख टीचर्स में से हैं और 70 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं चोपड़ा और एप्स्टीन किस तरीके की बातचीत कर रहे थे, कैसी फिलोसॉफिकल डिस्कशन चलती थी उनके ईमेल्स में। ये बातें बाहर आने के बाद चोपड़ा ने कुछ बातों पर तो माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि उनका एप्स्टीन के क्रिमिनल कॉन्डक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी वही होता है कि जब आप पहले से ही जानते हो एक बंदा एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर है, तो आप उसके साथ ऐसे संबंध क्यों मेंटेन कर रहे हो, ऐसी बातचीत क्यों कर रहे हो? और अब जब इन सब की असलियत, इनके चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं, तब जाकर इन्हें याद आ रहा है कि हां भाई, हमें माफी मांगनी चाहिए। मतलब ये सब लोग आखिरी मोमेंट तक इस उम्मीद में थे कि किसी तरीके से ट्रंप ये फाइल्स रिलीज नहीं होने देंगे, या फिर अगर फाइल्स रिलीज होंगे तो इनका नाम रिडैक्ट कर लिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, काला टेप लगा दिया जाएगा। हालांकि नाम बाहर आने के बाद भी इनकी रोजमर्रा जिंदगी में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इन्होंने तो अपना पैसा कमा लिया है और इनको कोई जेल नहीं भेज रहा है, तो इसीलिए एक हाफ हार्टेड एक्नॉलेजमेंट इशू किया जा रहा है। लेकिन चलो, ये लोग कुछ तो गलती मान रहे हैं, कुछ तो माफी मांग रहे हैं। भारत देश में तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। यहां तो माफी मांगना दूर, लोगों का एप्स्टीन के साथ पूरा का पूरा चैट बाहर आ चुका है और उसके बाद भी ज्यादातर आपको चुप्पी मिलेगी इन लोगों के मुंह से। अब मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी की बात कर लें। एप्स्टीन फाइल्स में इस बार डायरेक्टली अंबानी जूनियर का नाम आ चुका है और किसी तरीके से वो लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के वो कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे थे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में। अगर आप मैसेजेस की माने तो मार्च 2017 में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से मदद मांगी कि वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशर और ट्रंप एडवाइजर स्टीव बैनन से वो उन्हें मिलवा दे, और वो भी एसएप, एज सून एज पॉसिबल। अंबानी का कहना था कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो ऐसा चाहती है, वो कनेक्शंस डेवलप करना चाहती है। अब टाइमलाइन को देखें तो ये वही मीटिंग है जो प्रधानमंत्री मोदी की जून 2017 की यूएस विजिट के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए मांगी जा रही थी। अंबानी ने मैसेजेस में क्लियरली मेंशन किया था कि वो दिल्ली में थे और लीडरशिप एप्स्टीन की हेल्प चाहती थी, क्योंकि एप्स्टीन जाने माने फिक्सर थे, जाने माने नेटवर्कर थे, और उनके कहने पर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन लीडरशिप की मीटिंग हो सकती थी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की माने तो 23 मई 2019 को अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को सुबह 9:25 पर एक उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद एप्स्टीन ने स्टीव बैनन को मैसेज किया और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के बंदे से मुलाकात की बात की। एप्स्टीन ने लिखा कि इस शख्स ने कंप्लेन किया कि यहां माने वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी से कोई बात नहीं कर रहा है। नो वन इन वॉशिंगटन इज स्पीकिंग टू हिम। मैसेजेस से पता चलता है कि अंबानी और एप्स्टीन के बीच में 2017 और 2019 तक एप्स्टीन के मौत से कुछ महीने पहले तक क्लोज रिलेशन और रेगुलर कॉन्टैक्ट था। मार्च 11, 2017 को अंबानी ने एप्स्टीन और फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इहुद बाराक के साथ पेरिस में डिनर प्लान तक बनाया था, पर वो कैंसिल होना पड़ा क्योंकि उनका डिनर फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस होलांड के साथ शेड्यूल हो गया था। अब आपको याद दिला दें कि अंबानी को रफाल डील में एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो मोदी की अप्रैल 2015 पेरिस विजिट के दौरान अनाउंस हुआ था। उस वक्त होलांड ही फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। खैर, इन हाई लेवल बातचीत के बीच कुछ मैसेजेस इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। देखिए, थोड़ी फिक्सिंग और ये सब तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है, गंदा है पर धंधा है। लेकिन एक स्क्रीनशॉट में एप्स्टीन अनिल अंबानी से एक टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड अरेंज करने की बात करता दिख रहा है, जिस पर अंबानी 20 सेकंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करके कहता है, हां अरेंज कर दो। अब एप्स्टीन के एक ईमेल से हमें यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का 2017 में इजरायल दौरे पर जाने के पीछे एप्स्टीन की नेटवर्क का हाथ हो सकता है। मोदी 6 जुलाई को इजरायल विजिट करने के बाद एप्स्टीन एक अनआइडेंटिफाइड शख्स को, जबोर वाई को, एक ईमेल लिखते हैं और कहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजरायल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो, इट वर्कड। मतलब एप्स्टीन ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी जो उन्हें दी गई थी। इजरायल में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फायदे के लिए नाच गाना हुआ। एप्स्टीन आगे कहते हैं कि जो प्लान था वो काम किया, द प्लान वाज सक्सेसफुल।
अब इससे ज्यादा इंबैरेसिंग क्या हो सकता है अगर यह बात सच है। एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर यह क्लेम कर रहा है कि इंडिया के प्रधानमंत्री ने उनकी एडवाइस फॉलो किया, इजराइल दौरे पर गए यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। अब याद रखिए कि इंडिया यूएस पर कितना डिपेंड करता है, यह अभी ट्रंप के स्टेटमेंट से भी सामने आ गया कि वो मोदी को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर उनका मुंह खुल गया तो प्रधानमंत्री मोदी का करियर खत्म हो सकता है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? आपको यहां यह भी याद दिला दें कि यह मीटिंग और यह जाना कितना सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि यह मोदी का 27 में इजराइल जाना कोई नॉर्मल विजिट नहीं था। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत देश का सिटिंग प्रधानमंत्री इजराइल गया था और इजराइल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए इसका भी ढिंढोरा पीट रहा था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एप्स्टीन के क्लेम्स को तुरंत ही ट्रैशी रूमिनेशंस ऑफ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल कह के डिसमिस कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। बीजेपी ने भी तुरंत डिनाई कर दिया कि ये मैसेजेस किसी भी तरीके से सरकार से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सीधा प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रही है। और आप भी सोच के देखो, बात सच है या गलत है, कोई क्रिमिनल ऐसे ही किसी को ईमेल लिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा खुलासा होता जब बीजेपी विपक्ष में होती और खुलासा किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर होता, तो सोचो देश में क्या होता, आग लग चुकी होती। उधर तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई हैं। मोइत्रा ने हरदीप सिंह पुरी के कुछ ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर किए जो कि एप्स्टीन फाइल्स में निकले थे, जिसमें पुरी एप्स्टीन को इंडिया में इंटरेस्ट एक्साइट करने की बात कर रहे हैं। यह वो दौर था जब पुरी यूएन में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे। मोइत्रा का कहना है कि उस वक्त पुरी एप्स्टीन के एग्जॉटिक आइलैंड के बारे में सब जानते थे। एक ईमेल में एप्स्टीन ने पुरी से एक फेवर भी मांगा कि अपने असिस्टेंट के लिए एक क्विक वीजा अरेंज करा दो। मोइत्रा यह आरोप लगा रही हैं कि पुरी ने एप्स्टीन के रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट भी किया। बात अभी यहां तूतू में पर चल रही थी, तभी मोइत्रा ने एक और एक्सप्लोजिव क्लेम कर दिया सोशल मीडिया पर। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उनके ट्वीट के बाद यूनियन मिनिस्टर पुरी ने उन्हें कॉल किया, उनके खिलाफ जो उन्होंने ट्वीट किया उसे डिलीट करने को कहा, और ऐसा ना करने पर मोइत्रा कहती है कि यूनियन मिनिस्टर पुरी ने उन्हें धमकाया, कहा कि पीपल विल कम आफ्टर यू। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि इसी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर बकवास भद्दे फेक न्यूज और फेक इमेजेस सर्कुलेट होना शुरू कर दिए आईटी सेल ने। महुआ मोइत्रा चलिए मान लेते हैं विपक्ष से है, उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है। पुरी ने आरोपों का कुछ हद तक खंडन भी किया, लेकिन यहां तो बीजेपी के फॉर्मर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ही बार बार पुरी को उस पर उंगली उठाई है, यूनियन मिनिस्टर पर उंगली उठाई है। यहां तक कि एक पॉडकास्ट में पुरी को प्रधानमंत्री का पिंप तक कह दिया। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इतना संगीन और घटिया आरोप लगने के बाद भी कोई खंडन नहीं आया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। यहां छोटी छोटी बातों पर जेल हो जाता है, डेफेमेशन केस हो जाता है, एफआईआर फाइल हो जाती है। यहां इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी है। और सोचिए कॉन्ट्रास्ट, जब यही सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी के चरित्र को लेकर सवाल उठाते हैं तो भक्त मंडली उन शब्दों को पत्थर की लकीर मानकर चलती है, जश्न मनाती है। लेकिन जब अपने नेता के चरित्र के बारे में सवाल उठता है तो वो कहते हैं अरे डोंट टेक स्वामी सीरियसली, वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। गजब की फकीरी चल रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ तो जरूर मालूम है। यह ट्वीट देखिए, एप्स्टीन फाइल्स का जो लेटेस्ट ट्रांश है उसको पब्लिश होने से पहले ही, उसके हफ्तों पहले से ही स्वामी ने ट्वीट करके हरदीप पुरी को कुछ तीखे सवाल पूछे, वो जो एप्स्टीन से मिले थे उसकी बात की। और अब रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी सच बोल रहे थे। हरदीप पुरी 3 बार एप्स्टीन से उनके मैनहट्टन टाउन हाउस में मिले थे। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016, 19 मई 2017। पुरी ने इन मीटिंग से मना नहीं किया है। उनका दावा है कि यह बिजनेस रिलेटेड था, इंडिया में निवेश बढ़ाने के लिए मीटिंग किया था। और यह भी क्लेम किया जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि उन्हें एप्स्टीन के चाइल्ड अब्यूज हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था और यह मीटिंग्स उनके मोदी कैबिनेट ज्वाइन करने से पहले हुए थे। लेकिन क्या जरूरत थी हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को एप्स्टीन से जुड़ने की? क्या बात सिर्फ मीटिंग फिक्स कराने तक ही लिमिटेड थी? तो सरकार इस बात को क्लैरिफाई कर सकती थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा सकती थी, या बात लड़कियां सप्लाई करने तक भी थी, जिसका संकेत हमें कई ईमेल्स में दिखने को मिल रहा है। अब ऐसे सवाल पूछोगे तो आप पर ही एफआईआर हो जाएगा, उनसे तो कोई सवाल पूछेगा नहीं।
वाह क्या सीन है। एप्स्टीन फाइल का जो फॉलआउट है हमारे देश में उतना बड़ा तो हुआ नहीं जितना बड़ा होता अगर बीजेपी विपक्ष में होती, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाने तो शुरू किए हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ साफ प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को बेच रहे हैं, अपना नाम एप्स्टीन फाइल में बचाते हुए देश को बेच रहे हैं और इसीलिए फार्म सेक्टर को खोला गया है। अगर आप सोयाबीन की बात करें तो यह बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका से जो सोयाबीन आ रहे हैं हमारे किसानों के लिए वो काफी डेंजरस है, क्योंकि एमएसपी से नीचे के रेट पर ऑलरेडी सोयाबीन बिक रहा है और अब सस्ता अमेरिकन सोयाबीन हमारे देश में आने वाला है। उधर कांग्रेस के पवन खेरा ने तो सीधा सीधा यह एलिगेशन लगा दिया है कि 50-60 फाइल्स हैं जिसका रेफरेंस इंडिया से था, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट राशि हटा दिया गया है और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के वेबसाइट से हटाया गया है, ये इंडिया यूएस डील जब साइन हुआ है उसके बाद हटा दिया गया है। बहुत तीखे तरीके से पवन खेरा कहते हैं कि फरवरी 6 को उनकी टीम ने जब इंडिया सर्च किया था तो एप्स्टीन फाइल्स का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वेबसाइट में 484 पेजेस का रिजल्ट निकला था, माने एवरी पेज में 10 डॉक्यूमेंट, और अगर आज आप उसे सर्च करोगे तो 478 पेजेस आपको मिलेंगे। यानी उनका दावा है कि 50-60 फाइल्स हैं जो गायब हो गई हैं सर्च रिजल्ट से। और इसीलिए राहुल गांधी भी बार बार संसद में भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और इसीलिए हमें पूरा सच जानने का हक है कि किस वजह से हमने ये डील साइन किया है, जो वैसे तो सरेंडर ज्यादा लग रहा है, डील कम लग रहा है। एक चीज तो है यहां मानना पड़ेगा कि यहां नहीं सही लेकिन अमेरिका में कितने लोगों ने महीने नहीं साल दर साल लड़ाई की है कि ये फाइल्स रिलीज की जाएं, और अब जब फाइल्स रिलीज की गई हैं तो उसमें रिडैक्टेड पोर्शंस हैं और इस पर अब पूरी एक पब्लिक इंटरेस्ट एक मुहिम चल रही है कि जो नाम काटे गए हैं, जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, ये रिडैक्शंस हटाए जाएं। अब भारत में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आम लोगों को पावर और वेल्थ के पीछे छुपी हुई ये भद्दी दुनिया है उसका अंदेशा नहीं है, बिल्कुल है, वो जानते हैं इट इज वेरी डर्टी। लेकिन एप्स्टीन फाइल हमें यह दिखाती है कि पर्दे के पीछे छुपी जो दुनिया है वो किस हद तक गिरी हुई है, कितनी इनह्यूमन हो सकती है, कितनी बर्बरता हो सकती है, कितनी डील मेकिंग और फिक्सिंग हो सकती है। और इसीलिए अब सच पता नहीं कब सामने आएगा, क्योंकि भारत में ऐसा भी तो प्रॉब्लम है कि लोग आसानी से अपना पल्ला झाड़कर आगे चले जाते हैं। माने यहां तो कोई सॉरी थैंक यू भी नहीं हो रहा है, यहां तो बस ज्यादातर चुप्पी ही चल रही है। शायद वो जानते हैं कि भैया यूरोप नहीं है हम, जहां लोग इस्तीफा देंगे, इस्तीफा करने की मांग होगी, क्लैरिफिकेशंस मांगे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी। भारत में बस 2 दिन तक इसको झेलना है, उसके बाद सब चंगा सी बोलकर शांति हो जाएगी और हम 2 दिन में ये पूरा केस यहां भूल भी जाएंगे।